गुड मॉर्निंग छात्रों, आर के पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर। मित्रों, ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। अभी हम आपको पिछले वीडियोज में हमने बीए सेकेंड ईयर का द्वितीय प्रश्न पत्र कंप्लीट करवा दिया है, जिसमें एकांकी थी और कोणार्क नाटक था। अब हम चलते हैं साथियों बीए थर्ड ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र, विषय हिंदी साहित्य और निबंध रचना। निबंध रचना मित्रों, जैसे कि बीए थर्ड ईयर में साथियों एक तो बुक है आपकी निबंध रचना की, जिसमें 6 निबंध हैं, 6 निबंध हैं, और एक है उपन्यास निर्मला, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो और है व्याकरण संबंधी, तो व्याकरण, निबंध और उपन्यास, ये तीनों ही पार्ट बच्चों बीए थर्ड ईयर के ही हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के। तो उन पार्टों में से अभी हम करवाने जा रहे हैं निबंध वाला। तो निबंध वाले पार्ट को देखेंगे आप। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जैसा कि हिंदी साहित्य, तो हम ये सोच समझेंगे साहित्य क्या है, आखिर हिंदी को साहित्य क्यों कहा जाता है, साहित्य क्या होता है, इसका भी अर्थ जानना जरूरी है बच्चों, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है कि साहित्य होता क्या है, और हम हिंदी साहित्य विषय लेके बैठे हैं, तो हमें उसकी भी जानकारी जरूरी है। तो अभी हम स्टार्टिंग करते हैं, आपको साहित्य की जानकारी देते हैं। पहले निबंध को बाद में क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर साहित्य होता क्या है। तो देखेंगे आप, साहित्य क्या है। अब आप समझ गए होंगे क्या है, क्या मतलब साहित्य क्या है। क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, साहित्य क्या है। हमें जानना है कि आखिर साहित्य होता क्या है, हमें जानकारी होनी चाहिए। तो देखेंगे मित्रों, सबसे पहले हम साहित्य की परिभाषा समझेंगे आंसर में। साहित्य की परिभाषा, तो साहित्य की परिभाषा में देखेंगे साथियों, किसी भाषा के वाचिक या लिखित, किसी भाषा के वाचिक या लिखित या लिखित शास्त्र समूह को शास्त्र समूह मतलब शास्त्र, पूरे शास्त्र का समूह, शास्त्र समूह को शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। जैसा कि हमने जान लिया है, किसी भाषा के वाचिक या लिखित शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं। अब बच्चों, हमारे मन में एक नया क्वेश्चन फिर जन्म ले चुका है, कौन सा, कि आखिर साहित्य शास्त्र समूह क्या होता है। शास्त्र ये और समूह, यानी शास्त्रों का समूह कौन सा है, क्या होता है, जिसको हम साहित्य कहते हैं। तो देखेंगे आगे, जैसे
कहानी, निबंध, उपन्यास। कहानी, निबंध, उपन्यास आदि। तो अब आप समझ गए होंगे कि शास्त्र समूह को साहित्य कहते हैं, लेकिन शास्त्र समूह होता क्या है? कहानी, निबंध, उपन्यास, ये भी हमारा शास्त्र समूह होता है। समझ गए होंगे आप? अब आगे देखेंगे आप, साहित्य जो है ना, साहित्य सहित शब्द से बना है। सहित, सहित शब्द से बना है साथियों। साहित्य जो है ना हमारा, वो सहित शब्द से बना हुआ है। तो आगे देखेंगे इसमें, साहित्य जो है शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ के समन्वित सौंदर्य से समन्वित सौंदर्य से सौंदर्य से निर्मित एक ऐसी लोक मंगलकारी रचना है, निर्मित एक ऐसी लोक मंगलकारी लोक मंगलकारी रचना है, जो रचनाकार के भावों, विचारों या आदर्शों को, जो रचनाकारों रचनाकार के भावों, विचारों और या आदर्शों को पाठक या समाज तक आदर्शों को पाठक यानी पढ़ने वाला या समाज तक संप्रेषित करती है, संप्रेषित करती है। अब आप समझ गए होंगे कि एक ऐसी लोक मंगलकारी रचना जिससे लोक का कल्याण होता है उसको लोक मंगलकारी कहते हैं। उस रचना में जो रचनाकार है उसके भावों, विचारों या आदर्शों को पाठक या समाज तक पहुंचाने को ही हम पाठक या समाज तक पहुंचाने वाले को ही हम जो पाठक या समाज तक जो पहुंचाता है तो उसी को संप्रेषित करती है वो रचना कि या
या तो समाज का भला करती है या जनता का भला करती है, किसी न किसी के लिए लोक मंगलकारी जो रचना होती है उसी को हम क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे बच्चों। आगे अब देखते हैं, आगे इसी का, तो आगे चलते हैं साथियों। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि जो रचना के भावों, विचारों और या आदर्शों को पाठक या समाज तक संप्रेषित करती है वही लोक साहित्य कहलाता है। लेकिन लोक कल्याणकारी रचना जो है वही साहित्य है। कैसे? लोक कल्याणकारी रचना भी साहित्य है। अब आप कहोगे वो कैसे? लोक कल्याणकारी रचना जो है वो साहित्य है, वो कैसे? तो सबसे पहले हम चलेंगे लोक, फिर चलेंगे कल्याणकारी पर, फिर चलेंगे रचना पर। ठीक है? तो लोक का मतलब क्या होता है बच्चों, देखेंगे आगे। लोक मतलब पूरा संसार। ठीक है? पूरा संसार। और कल्याणकारी क्या होता है? जिस रचना की वजह से इनका भला हो। जिस रचना की वजह से इनका भला हो। इनका कौन है? पूरा संसार। ये इनका शब्द किसके लिए आया है? पूरे संसार के लिए। ठीक है? अब आगे चलते हैं रचना। तो रचना क्या है? जैसा कि अभी मैंने बताया था, कहानी, एकांकी, रूपक, कहानी, एकांकी, रूपक, इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कहानी, एकांकी, रूपक को रचना कहते हैं। तो जैसा कि हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, 10th 12th में भी पढ़ा है, बीए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, अब हम फाइनल की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि जैसा कि हमने अभी साहित्य के बारे में समझा है कि साहित्य किसको कहते हैं, साहित्य होता क्या है, वो हम समझ गए हैं। अब आगे देखते हैं, लोक कल्याणकारी रचना ही साहित्य है। अब लोक क्या है? पूरा संसार। कल्याणकारी क्या है? जिस रचना की वजह से इनका भला हो, किसका? पूरे संसार को। तो भलाई को ही कल्याण बोलते हैं, भलाई को ही कल्याणकारी करते हैं। रचना, कहानी, एकांकी, रूपक। तो कोई सी भी कहानी, कोई भी सी भी एकांकी, कोई सा भी रूपक यदि समाज को जैसे समाज के लिए कोई अच्छा संदेश देता है तो उसी को हम लोक कल्याणकारी रचना कहते हैं, और इसी को ही हम लोक कल्याणकारी रचना को ही साहित्य कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं बच्चों। अब हम चलते हैं साहित्य की विधाओं पर। तो साथियों, साहित्य की विधाएं क्या हैं देखेंगे अभी हम। आप जानते होंगे या नहीं? साहित्य की विधाएं। तो साहित्य की विधाएं हैं साथियों, नाटक, एकांकी, रेडियो रूपक, नाटक, एकांकी नाटक, रूपक नाटक, और
होती है बच्चों? गद्य की विधाएं होती हैं। जो हमारा साहित्य है गद्य साहित्य, उसकी विधाएं होती हैं कौन कौन सी? नाटक, एकांकी नाटक, रूपक नाटक और गीति नाटक। तो अब हम चलते हैं बच्चों गीति नाटक की। सबसे पहले हमें ये जानना है नाटक क्या है, एकांकी नाटक क्या है, रूपक नाटक क्या है, गीति नाटक क्या है। इन विधाओं के बारे में हम जान गए हैं। नाटक, एकांकी नाटक, रूपक नाटक, गीति नाटक, इन सबको ही हम क्या कहते हैं? साहित्य की विधाएं कहते हैं। तो साथियों आगे देखेंगे जैसे कि नाटक क्या होता है, नाटक के बारे में जानेंगे। नाटक क्या होता है? जैसे रामलीला, महाभारत, आदि को हम नाटक कहते हैं। ठीक है। जिसको हम स्टेज पर देखते हैं। तो साथियों देखने से याद आया, स्टेज पर देखते हैं जिसको, उसी को हम क्या कहते हैं? नाटक कहते हैं। चाहे वो रामलीला हो, चाहे महाभारत हो या कोई नाटक हो। तो अब हमें देखने से याद आया बच्चों, आपके साहित्य में दो काव्य होते हैं, एक तो दृश्य काव्य और एक श्रव्य काव्य। तो आपका जो दृश्य काव्य है वो आता है आपके गद्य भाग में और श्रव्य काव्य आता है पद्य भाग में। तो ये सब चीजें क्या है? दृश्य काव्य, जो आंखों से देखा जाता है, दृश्य काव्य। दृश्य काव्य वो होता है जो साहित्य को देखना, किसी भी साहित्य को देखना दृश्य काव्य कहलाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि श्रव्य काव्य सुना जाता है, दृश्य काव्य देखा जाता है। किसी साहित्य को देखना ही दृश्य काव्य कहलाता है। तो साथियों जैसा कि श्रव्य काव्य वो आपका पद्य भाग में आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें सिर्फ दृश्य काव्य ही आएगा। तो आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं एकांकी नाटक की। तो एकांकी नाटक जो है बच्चों वो एक ही अंक का होता है। कितना होता है? एक अंक का ही होता है, जिसको हम एकांकी कहते हैं। वो एक ही अंक उसमें होता है, किसी भी एक अंक का, किसी भी एक घटना का उसमें वर्णन होता है, किसमें? एकांकी में। तो आगे देखेंगे इस एक अंक को ही कई भागों में बांटा जा सकता है। कई भागों में बांटा जा सकता है। तो साथियों आगे देखेंगे। अब हम चलते हैं रूपक यानी रेडियो रूपक। ये क्या होता है? रेडियो रूपक
तो साथियों रेडियो तो आपने सुना ही होगा। रेडियो में कुछ भी देखा नहीं जाता है, सिर्फ सुना जाता है। तो कोई व्यक्ति, अब रेडियो रूपक कहते किसको हैं ये जानना है कि कोई व्यक्ति यदि राम जैसा रूप धारण कर ले, राम जैसा रूप धारण कर ले, राम जैसा रूप धारण कर ले, उस रूप धारण करने को रूपक कहते हैं। उस रूप धारण करने को ही रूप धारण करने को ही रूपक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे, कोई भी व्यक्ति जो राम की तरह या कृष्ण की तरह रूप धारण कर लेता है, उस रूप को ही हम क्या कहते हैं, रूपक। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे आता है गीति नाटक। गीति नाटक क्या होता है बच्चों, देखेंगे। इन सब विधाओं के बारे में आपने पहले भी सुना होगा साथियों। अब यहाँ दो चीजें जैसे आ चुकी हैं। अभी हम चलते हैं सबसे पहले यहाँ जैसे रूपक और रेडियो। रेडियो रूपक दिया है, तो रेडियो की बात करते हैं। रेडियो जैसा कि हम सब जानते हैं, रेडियो क्या है अभी बताते हैं। रूपक का तो आप समझ चुके हैं, कोई व्यक्ति यदि राम जैसा रूप धारण कर ले, उस रूप धारण करने को ही रूपक कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं रेडियो। रेडियो क्या है, सुनने की चीज है बच्चों। तो रेडियो में जो है ना, रेडियो जिससे नाटक सुना जाता है उसमें दृश्य तत्व नहीं होता है। नाटक सुनना, सुनना उसमें दृश्य तत्व नहीं होता है। आप समझ गए होंगे कि रेडियो हम लोग सुनते हैं, पहले रेडियो ही चलते थे। जिस समय दूरदर्शन नहीं होते थे उस समय रेडियो ही काम करता था। तो नाटक जो सुनते हैं ना, उस नाटक को ही, उसमें जो दृश्य तत्व होता नहीं है, सिर्फ सुना जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियो कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं साथियों, गीति नाटक। अब आप कहोगे रेडियो कैसे सुनते हैं? संवादों के द्वारा ध्वनि रूपक नाटक सुनने के बाद ये लगता है कि उसे देख रहे हैं। जैसे हमने पहले भी सुना है, कोई सा भी रेडियो जिसमें नाटक सुनाया जाता है, उसमें देखने का कुछ नहीं होता बच्चों। तो उसको उसकी ध्वनि को सुनने को ही हम क्या कहते हैं, रेडियो कहते हैं। तो रेडियो के द्वारा ही जो हम सुनते हैं, जो ध्वनि निकलती है उसके अंदर, रेडियो के अंदर, और वो ध्वनि जो हम सुनते हैं, ध्वनि रूपक जिसको कहते हैं, संवादों के द्वारा उस नाटक सुनने के बाद वास्तव में ये लगता है कि उसे हम देख रहे हैं, क्योंकि वो उसी तरह से नाटक के संवादों में ही चर्चा करते हैं। तो हमें लगता है कि हम नाटक देख रहे हैं, जैसा कि हम देखते नहीं, लेकिन हमें लगता है, फीलिंग आती है कि हम देख रहे हैं। अब हम चलते हैं बच्चों गीति नाटक। गीति नाटक क्या होता है साथियों, देखेंगे।
और नाटक। गीत और नाटक, इसी को हम क्या कहते हैं? गीत नाटक कहते हैं। और जो नाटक गाकर सुनाया जाता है, जो नाटक गाकर सुनाया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं साथियों? जो भी नाटक है ना, जो गाकर सुनाया जाता है, उसी को हम गीत नाटक कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे गीत नाटक क्या होता है। तो अब हम बात करते हैं बच्चों, जैसे कि श्रव्य काव्य। श्रव्य काव्य जो है ना आपका, यहाँ मैंने आपको बताया था दृश्य काव्य जो आपका गद्य भाग में होता है, गद्य भाग जो है इसी में ही होता है दृश्य काव्य। और जो श्रव्य काव्य होता है वो होता है आपका पद्य भाग में, पद्य भाग। ठीक है, तो जैसे महाकाव्य, खंडकाव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य आदि। मुक्तक काव्य आदि इनको हम क्या कहते हैं? श्रव्य काव्य में ये आते हैं, महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य। अब आप समझ गए होंगे कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य ये दोनों ही अलग अलग भागों में आते हैं, एक में ही नहीं आते हैं। दृश्य काव्य गद्य भाग में आता है और श्रव्य काव्य पद्य भाग में आता है। श्रव्य काव्य में जैसे कि महाकाव्य, खंडकाव्य और मुक्तक काव्य ये तीनों हमारे पद्य भाग में आते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे खंडों के बारे में और विधाओं के बारे में, साहित्य के बारे में। तो साथियों ये हुआ हमारा साहित्य का मैटर कंप्लीट। अब हम चलते हैं निबंध की ओर। तो साथियों पहला निबंध जो है ना, आपके 6 निबंध पूछे गए हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र में 6 निबंध पूछे गए हैं। उन 6 निबंधों के अंदर पहला निबंध जो है आपका वो क्या है देखेंगे आप आगे। निबंध नंबर 1। निबंध का नाम है साथियों साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। इसके लेखक हैं साथियों बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट। तो बच्चों जैसा कि निबंध का जो आपका नाम है वो है
साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो आप देखेंगे कि साहित्य जो है जन समूह के हृदय का विकास कैसे है। साहित्य के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। साहित्य के बारे में हम बता चुके हैं आपको पहले ही, फर्स्ट में हमने साहित्य के बारे में ही चर्चा की है आपसे। अब हम चलते हैं साहित्य के बारे में हम जान चुके हैं। जो भी लोक कल्याणकारी रचना होती है उसी को साहित्य कहते हैं। तो जन समूह के हृदय का विकास है। जन समूह कौन है? पूरा संसार। तो पूरे संसार में जो भी व्यक्ति हैं साहित्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उस साहित्य से जो उनको नॉलेज मिलती है, जो जानकारी मिलती है, उसी से ही उनके हृदय का विकास होता है। उन्हें तरह तरह की जानकारियाँ, तरह तरह की नॉलेज जो मिलती है बच्चों, तो उसी से उनके जीवन में नई नई चीज़ें होती हैं और उनका जीवन आगे बढ़ता रहता है। तो इसीलिए लेखक ने, यानी बालकृष्ण भट्ट ने, इस निबंध का नाम क्या रखा है? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अब आप समझ गए होंगे। इसमें चलते हैं बच्चों, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में आपको क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं आगे। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध में व्यक्त विचारों की साधारण समीक्षा कीजिए। तो बच्चों, आपने क्वेश्चन के बारे में जाना, साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। निबंध में व्यक्त विचारों की साधारण समीक्षा कीजिए। उदाहरण से समीक्षा पूछी है बच्चों आपको इस निबंध की। तो जैसा कि अभी आप बीए फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा था, निबंध किसको कहते हैं? निबंध का मतलब आप जानते ही होंगे। जैसा कि मैंने फर्स्ट ईयर में आपको अवगत कराया था कि निबंध जो बंधा हुआ नहीं हो किसी रीति रिवाज में, जो बंधन मुक्त हो, निबंध। बंध मतलब बंधा हुआ, नि मतलब नहीं, जो बंधा हुआ नहीं हो, यानी किसी भी रीति रिवाज में, किसी भी चीज में बंधा हुआ नहीं हो, बंधन से मुक्त हो, उसी को ही हम क्या कहते हैं? निबंध कहते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। उत्तर नंबर 1। सबसे पहले हम बात करेंगे लेखक के बारे में, बालकृष्ण भट्ट का समय। तो समय क्या था साथी उनका, देखेंगे 1844 से 1904 तक। 1844 से 1904 तक उनका समय था साथियों। इसका
सन 1844 से 1904 तक का समय था किसका? बालकृष्ण भट्ट का। ठीक है। अब हम चलते हैं बच्चों लेखक के बारे में। बालकृष्ण भट्ट जो है इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। जैसे 1844 से 1904 तक इनका समय था तो इन्होंने अपने समय में कौन कौन सी रचनाएं की, क्या क्या किया है, देखते हैं बच्चों आगे। तो श्री बालकृष्ण भट्ट जो हैं भारतेंदु युग के श्रेष्ठ निबंधकार हैं बच्चों। भारतेंदु युग मतलब आधुनिक युग। ठीक है। एवं प्रगतिशील गद्य लेखक के रूप में भी प्रमुख स्थान रखते हैं। उन्होंने किसने? बालकृष्ण भट्ट ने सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक तथा नैतिक विषयों से संबंधित अनेक प्रकार के निबंध लिखे हैं। उन्होंने हिंदी प्रदीप नामक साहित्य पत्रिका का संपादन भी किया है साथियों। तो जो निबंध है आपका साहित्य जनसमूह का विकास, इसमें उन्होंने सामाजिक जीवन और साहित्य के परस्पर आश्रित स्वरूप का विवेचन किया है। यानी जो हमारा सामाजिक जीवन है वो और साहित्य ये आपस में, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे पर आश्रित हैं। इसी आश्रित स्वरूप का उन्होंने विवेचन किया है साथियों। इसमें उन्होंने भारतीय इतिहास के अनेक उदाहरण देकर अपने मत की पुष्टि की है और बताया है कि जन समूहों के विकास के साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदलता रहता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि साहित्य का स्वरूप क्यों, कब, कैसे बदलता है। जब जन समूह का समय बदलता है और उनका विचार बदलता है तो परिवर्तन आते ही हैं। इसलिए साथियों उस परिवर्तन आने को ही हम क्या कहते हैं? जो जनसमूह के हृदय का जो विकास होता है उसके साथ साथ साहित्य का स्वरूप भी बदल जाता है। क्योंकि जब हम ज़्यादा समझदार, ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, सामाजिक तौर पे हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो जाती है, तो बच्चों उसका स्वरूप, हमारे समाज का स्वरूप भी और साहित्य का स्वरूप भी साथ साथ बदल जाता है। तो आगे हम बात करेंगे बच्चों इनकी प्रमुख रचनाओं की। बालकृष्ण भट्ट जो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या हैं देखेंगे हम आगे। तो साथियों इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रमुख रचना किसकी? हमारे लेखक बालकृष्ण भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं चंद्रोदय, संसार का, महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षक शक्ति, आत्मनिर्भरता, मेला खेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता और स्नेह, आत्मगौरव, स्त्रियां और इनकी शिक्षा, भिक्षावृत्ति, ये है इनकी बच्चों प्रमुख रचनाएं। तो इन रचनाओं को बच्चों हम एक ट्रिक के माध्यम से इजीली याद कर सकते हैं। तो ट्रिक अभी हम आपको बताएंगे इसकी किस तरह से इनको याद करना है। ये सारी रचनाएं आपको हंसते खेलते यूं ही याद हो जाएंगी। 2 बार दोहराएंगे, उस लाइन को याद कर लेंगे और इजीली आपको ये सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। तो बच्चों हम ट्रिक देखते हैं आगे इनकी। तो साथियों इन सभी प्रमुख रचनाओं की ट्रिक हम देखेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद करेंगे। कैसे करेंगे? जैसा कि यहाँ दिया है चंद्रोदय, संसार का महानाटकशाला, प्रेम के बाग का सैलानी, शब्द की आकर्षक शक्ति, आत्मनिर्भरता, मेला खेला, बाल विवाह, एक अनोखा स्वप्न, माता और स्नेह, आत्मगौरव, स्त्री
स्त्रियां और इनकी शिक्षा, भिक्षावृत्ति और आंसू, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को बाल कृष्ण भट्ट की इन सभी रचनाओं को बच्चों बिल्कुल इजीली बहुत आराम से प्यार से इनको याद कर सकते हैं। कैसे देखें ऊपर ट्रिक को, ट्रिक के माध्यम से देखेंगे आगे। कृष्ण ने, कृष्ण कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कृष्ण शब्द सुनते ही आपको ध्यान आ जाएगा कि इस नाटक के जो लेखक है वो कौन है? बाल कृष्ण भट्ट। कृष्ण ने चंद्रोदय, कृष्ण ने चंद्रोदय महानाटक के प्रेम शब्द की आत्मनिर्भरता से मेले में स्त्रियों की भिक्षावृत्ति और बाल विवाह रुकवाकर माता के स्नेह का स्वप्न पूरा करके आत्मगौरव प्राप्त किया और जिससे बोध के आंसू बहने लगे। तो यहाँ सारी रचनाएं आ गई हैं बच्चों। कैसे आ गई हैं? कृष्ण से बाल कृष्ण भट्ट, चंद्रोदय से चंद्रोदय, महानाटक से संसार का महानाटकशाला, और ये जो बीच बीच में ने और के और ये से जो शब्द आ रहे हैं बच्चों, ये अव्यय शब्द हैं वाक्य को जोड़ने के लिए, तो इनको हम नहीं मानेंगे। हम ओनली अपनी रचनाओं पर ध्यान देंगे। तो देखेंगे आगे, आगे देखेंगे मेले में, मेले मतलब मेले खेले, स्त्रियों की भिक्षावृत्ति, ये पूरी रचना आ गई है आपकी, है ना? स्त्रियों की भिक्षावृत्ति और शिक्षा, और के बाद में क्या आ जाएगा? शिक्षा। बाल विवाह रुकवाकर, यह अव्यय शब्द है। माता के स्नेह का स्वप्न, तो यहाँ क्या आ गया? माता और स्नेह, ठीक है। और आत्मगौरव, स्नेह का स्वप्न पूरा करके, आत्मगौरव पूरा करके, ये अव्यय शब्द है। और आत्मगौरव प्राप्त किया, ये भी अव्यय शब्द है, प्राप्त किया वाला। उसके बाद में आपकी एक रचना बची है आंसू, जिसके बोध से, बोध के, सॉरी यहाँ पर से आएगा, जिसके बोध से आंसू बहने लगे, ये आंसू आपकी रचना है, ठीक है। बहने लगे ये अव्यय शब्द है, जिससे बोध के आंसू बहने लगे। तो अब आप समझ गए होंगे, सिंपल सी दो लाइनें हैं, इनको हम एक स्टोरी की तरह याद कर लेंगे। कैसे? कृष्ण ने चंद्रोदय महानाटक के प्रेम शब्द की आत्मनिर्भरता से मेले में स्त्रियों की भिक्षावृत्ति, बाल विवाह रुकवाकर माता के स्नेह का स्वप्न पूरा करके आत्मगौरव प्राप्त किया, जिससे बोध के आंसू बहने लगे। बस इतनी सी बात याद करनी है, और आपको इशारों इशारों में सारी रचनाएं, जो प्रमुख रचनाएं हैं हमारे बाल कृष्ण भट्ट लेखक की, निबंधकार की, वो सारी रचनाएं आपको बच्चों इजीली याद हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे बच्चों आगे, जो हमारा क्वेश्चन था कौन सा था? साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। तो इसके, इस क्वेश्चन की जो है ना समीक्षा, साधारण समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो उस प्रश्न का जो है ना अभी हम आपको पॉइंट बताएंगे, पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं बच्चों। तो बच्चों अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर में सबसे पहला पॉइंट क्या है? साहित्य और जन समूह का संबंध, यानी साहित्य और जन समूह, तो इन दोनों का आपस में परस्पर क्या संबंध है वो हम जानकारी लेंगे, और उसके बाद में हम इन पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। क्या पॉइंट है देख लें आप एक बार। साहित्य में पहला पॉइंट है आपका, साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। दूसरा है वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व। तीसरा पॉइंट है उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। पॉइंट नंबर 4, महाकाव्यों में सामाजिक जीवन। नंबर 5, प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। पॉइंट नंबर 6, पुराण साहित्य में सामाजिकता। पॉइंट नंबर 7, हिंदी साहित्य में
से चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे साहित्य का और जन समूह का आपस में क्या संबंध है बच्चों, देखेंगे आगे। तो बहुत ही अच्छा निबंध है साथियों। भट्ट जी ने प्रस्तुत निबंध में स्पष्ट किया है कि प्रत्येक काल का साहित्य, कोई सा भी समय हो, उस समय का जो भी साहित्य रचना की गई है, तो प्रत्येक काल का साहित्य अपने सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति करता है। जैसा कि कहा गया है, साहित्य समाज का दर्पण होता है। आपने सुना होगा साथियों कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। इसी कारण साहित्य में उस काल की रीति, नीतियाँ और आचार व्यवहार आदि की परंपराएं चित्रित दिखाई देती हैं साथियों। इस संबंध में भट्ट जी ने भारतीय साहित्य और सामाजिक जीवन के विकास क्रम के अनेक उदाहरण दिए हैं साथियों। तो उन उदाहरणों में से पहला पॉइंट जो है आपका वो है साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति, यानी सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य में किस प्रकार हुई है हम समझेंगे आगे। पहला पॉइंट है आपका, प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। कोई सा भी देश हो साथियों, तो किसी भी देश में जो भी वहाँ का साहित्य है उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जिस समय जो जाति या मानव समाज जिस विचारधारा से व्याप्त रहता है, वे सब भाव उसके साहित्य में समाविष्ट रहते हैं। समय कोई सा भी हो साथियों, कोई सा भी टाइम रहा हो, तो उस समय में जो भी हमारे समाज के लोगों का भाव या विचार रहा होगा, वो सब हमें कहाँ मिलता है, साहित्य में देखने को मिलता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो साहित्य और जन समूह, इन दोनों का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, युगों युगों से आपसी संबंध रहा है। तो हम आगे देखेंगे साथियों, आगे इसमें क्या बताया जा रहा है आपको। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब सामाजिक जीवन में शोक, क्रोध या किसी प्रकार की चिंता व्याप्त रहती है, तो उस समाज के लोगों के मुख अत्यंत मलिन तथा उदासीन दिखाई देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हम सब समाज में ही रहते हैं, तथा उनकी वाणी अत्यंत करुण और दीन सुनाई देती है। ये भी हम जानते हैं, जब हमारे ऊपर कोई दुख का पहाड़ टूट पड़ता है तो हमारी वाणी अत्यंत करुण हो जाती है और बहुत ही हम दीनहीन दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे जो आत्मा है, तो आत्मा अंदर से अत्यंत दुखी और व्याकुल रहती है। इसलिए वो आत्मा का जो रूप है वो हमारे चेहरे पर आ जाता है, हमारी वाणी पर आ जाता है साथियों। तो वही इसमें बताया गया है। परंतु जब उस समाज में सुख का वातावरण रहता है तो सभी के चेहरे प्रसन्न दिखाई देते हैं। ये सब बातें साहित्य में उसी रूप में अभिव्यक्त होती हैं। अब आप समझ गए होंगे साथियों कि साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति कैसे हुई है, कि साहित्य कोई सा भी हो, समय कोई सा भी हो, लेकिन जिस समय जिस काल में वहाँ के लोगों के दुख और सुख की जो भी मुद्राएं रही हैं, जो भी रूप रहा है, वो सब हमें साहित्य में देखने और सुनने और जानने को मिलता है। इसलिए साथियों हम कह सकते हैं कि साहित्य और जन समूह का बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा है, युगों युगों से रहा है और आगे भी रहेगा। इस चीज को हम समझ गए हैं। अब हम चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 2 पे। 2 पॉइंट क्या है आपका, वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व। तो वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व क्या है देखेंगे। वैदिक काल में बच्चों सामाजिक जीवन एकदम प्रारंभिक अवस्था में था। प्रारंभिक अवस्था यानी शुरुआती जो दौर होता है। जिस प्रकार शैशव काल में बालक का आचरण अत्यंत निष्कपट, उदार और भोलेपन से युक्त होता है, ठीक उसी प्रकार वैदिक काल में सामाजिक जीवन में उदारता, निष्कपटता तथा सरलता व्याप्त थी। तो आप समझ रहे होंगे कि वैदिक काल में क्या हुआ था।
वैदिक काल एक ऐसा समय था जो शुरुआती दौर था, स्टार्टिंग का दौर था। तो उस समय क्या था, जैसे हमारा छोटा सा नन्हा सा बच्चा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई छल कपट भेदभाव नहीं होता है, उदारता होती है, निश्चल होता है। तो उसी तरह से वहाँ का वातावरण, वहाँ के लोग भी उस समय थे, क्योंकि स्टार्टिंग अवस्था में कुछ छल कपट भेदभाव के बारे में लोग नहीं समझते थे। तो उसी समय की बात की जा रही है यहाँ पर, वैदिक काल की। तो वैदिक काल में जो है ना, वैदिक साहित्य में सामाजिक तत्व क्या क्या थे देखेंगे आगे। तो वहाँ का जो वातावरण था वैदिक काल में, सामाजिक जीवन में जो उदारता, निष्कपटता तथा सरलता व्याप्त थी, उस समय मंत्रों के दृष्टा आर्य लोग प्रातःकालीन सूर्य के अरुण बिंब को देखकर, अरुण बिंब मतलब सूर्य का जो सूर्य का गोला लाल होता है, अरुण मतलब लाल, बिंब मतलब परछाई, जो उसकी लाल परछाई जो दिखाई देती है सूर्य की, उसको देखकर उसे अजेय शक्ति समझकर उसकी स्तुति में गीत गाते थे। देखा बच्चों, जो हम आज भी गाते हैं, सूर्य भगवान के गीत तो आज भी गाते हैं, क्योंकि उसी समय से वो परंपराएं चली आ रही हैं जिनको हम समझते हैं और गाते हैं। हमारे सामाजिक जीवन में ये सभी चीज़ें होती हैं आज भी, लेकिन कुछ हद तक लोगों ने इन चीज़ों को, जो नई जनरेशन है वर्तमान समय में, उन्होंने थोड़ा ध्यान देना कम कर दिया है। बाकी का हमेशा से हमारे पुराने समय से हम देखते आ रहे हैं कि हमारी नदियाँ, पेड़ पौधे, सूर्य चंद्रमा, इन सब की पूजा की जा रही थी और अभी भी करते हैं। तो आगे देखेंगे साथियों, वे जल वायु आदि में ईश्वरीय शक्ति मानकर उनकी स्तुति करते रहते थे। कौन? वैदिक काल के समय के लोग। वहाँ के वैदिक काल का जो सामाजिक जीवन था, उस समय के लोग क्या करते थे, जल को यानी पानी को, इसको भी देवता मानते हैं, जल देवता, वायु देवता और सूर्य देवता। तो इन सबको ईश्वरीय शक्ति मानकर इनकी स्तुति करते रहते थे। तो उस समय के साहित्य में, जो उस समय का साहित्य था, उसके भेद में भी कृत्रिम भक्ति, कृत्रिम सौहार्द, छल कपट वृत्ति, बनावट और चुनाचुनी ने स्थान नहीं पाया था साथियों। उस समय किसी भी तरह का कोई भी बनावटीपन नहीं था, इसलिए ना कोई छोटा होता था ना कोई बड़ा होता था, सब अपने अपने काम में, अपनी अपनी शुद्ध दिनचर्या में व्यस्त रहते थे। इसलिए वेदों में उनके हृदयगत कोमल भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है साथियों। ये कोई स्पेशली चीज़ें नहीं की हैं, लेकिन वो स्टार्टिंग का समय ऐसा था कि उस समय किसी भी तरह का कोई छल कपट बनावटीपन नहीं था। दुनिया के अंदर कोई चुना चुनी का स्थान नहीं देखा जाता था कि ये ऊंचा वो नीचा, ये छोटा वो बड़ा, इस तरह का नहीं था। सब उदार थे, निष्कपट थे, स्वभाव से सरल थे। तो उस समय की बात हो रही है बच्चों। इसलिए वेदों में उनके हृदयगत कोमल भावों की सहज अभिव्यक्ति हुई है। अब आप समझ गए होंगे कि वैदिक काल के समय जो है ना, साहित्य में सामाजिक तत्व किस प्रकार आ गया है, तो आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों तीसरे पॉइंट पे, उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। अब देखेंगे, अभी हमने वैदिक काल का देखा था, अब हम उपनिषद साहित्य में देखेंगे सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है साथियों। आगे बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की। तो तीसरे पॉइंट में भट्ट जी के अनुसार उपनिषद काल में आते आते, यानी स्टार्टिंग हमारी वैदिक काल से हो गई, तो उपनिषद काल में आते आते आर्यों के सामाजिक जीवन में पर्याप्त विकास हो गया था। वेदों में ईश्वरीय सत्ता के जो प्रारंभिक सूत्र विद्यमान थे, इस काल में उनको तत्व चिंतन की दृष्टि से स्पष्ट किया जाने लगा था। आध्यात्मिक चिंतन का सामाजिक जीवन में अत्यधिक प्रभाव बढ़ने लगा था साथियों। इस कारण उस समय गौतम, कणाद, कपिल आदि ऋषियों ने, इनके नाम आपने सुने होंगे पहले भी, गौतम, कणाद, कपिल आदि ये सब ऋषि मुनि थे। इन्होंने, इन सभी ऋषियों ने अपनी अपनी विचारधारा एवं चिंतन शैली के परिणाम स्वरूप दर्शन शास्त्रों की
बुनियाद डाली थी। दूसरी ओर स्मृतिकारों ने सामाजिक, राजनीतिक और धर्म संबंधी विषयों का सूत्रपात किया था साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे कि भट्ट जी ने उपनिषद साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। अब हम चलते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 4, महाकाव्यों में सामाजिक जीवन। तो हमारे महाकाव्यों में सामाजिक जीवन किस प्रकार से देखा जा सकता है उसे हम समझेंगे आगे। तो महाकाव्यों में सामाजिक जीवन है, जैसे कि हमारे सामाजिक जीवन में रामायण और महाभारत का, ये सब हम आज भी जानते हैं। आज भी हमने कई बार रामायण देखी है, महाभारत देखा है, तो हमें एक एक चीज़ के बारे में पता है साथियों। आप सब समझते हैं इस चीज़ को। तो हमारे सामाजिक जीवन में रामायण और महाभारत का अत्यधिक महत्व माना जाता है। उस समय तक भारतीय सामाजिक जीवन का पर्याप्त विकास हो गया था। तो भट्ट जी की मान्यता थी कि रामायण के समय भारतीय सभ्यता अपने परिपूर्ण यौवन में थी, किंतु महाभारत के समय भारतीय सभ्यता एकदम क्षतिग्रस्त होकर वार्धक्य भाव को प्राप्त हो गई थी। रामायण के अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है साथियों कि उस समय भाई भाई में अत्यधिक स्नेह था, जैसा कि हमने राम में और भरत में, लक्ष्मण शत्रुघ्न इन सब में देखा हुआ है रामायण के माध्यम से। और जनता में कपटाचरण तथा दुराचरण की भावना बिल्कुल भी नहीं थी और सामाजिक जीवन आदर्शपूर्ण मर्यादा में बना हुआ था। कोई भी किसी से छेड़छाड़ नहीं, कोई कहा सुनी नहीं, कोई छल कपट नहीं, एकदम कहते हैं जैसे राम राज्य। तो उस समय वो राम राज्य वाली ही भावना थी सभी के मन में, आदर्शपूर्ण मर्यादा में सब बंधे हुए थे। तो इन्हीं बातों का उल्लेख रामायण में श्री राम और भरत के चरित्र चित्रण में किया गया है साथियों। और रामायण काल में श्री राम के माध्यम से जिन आदर्शों और मर्यादाओं को स्थापित किया गया है साथियों, महाभारत काल में आते आते वे सभी बातें विलुप्त हो गई थी, क्योंकि रामायण काल तक सामाजिक जीवन में सभी आदर्श मान्य थे। जो भी आदर्श चलते थे उस समय वो सभी मान्य थे और चरित्र विकास अत्यंत उदात्त था। परंतु बच्चों, महाभारत काल में सामाजिक जीवन में स्वार्थ, छल कपट और अहंकार चारों तरफ व्याप्त हो गया था साथियों। जो बातें रामायण में अवगुण बताई गई हैं और वे सारी बातें महाभारत के समय गुणों में परिवर्तित हो गई थी। अब आप समझ गए होंगे बच्चों कि चौथे पॉइंट में जो आपको कहा गया है काव्यों में सामाजिक जीवन, यानी महाकाव्य हमारे कौन से हैं? रामायण और महाभारत। तो जिस समय रामायण में जो चीजें गुण थी, जिनको गुण माना जाता था, जिन विचारों को, वो ही सब बातें महाभारत के समय आते आते उनको रामायण में जो बातें अवगुण मानी जाती थी, वो महाभारत का समय आते आते उनको गुणों में परिवर्तित कर दिया गया। क्योंकि छल कपट, अहंकार, देश भावना, ये सब महाभारत के समय बहुत ज़्यादा हो गया था। ये सब हम सब ने देखा है, महाभारत के माध्यम से समझा है उस चीज़ को कि कोई भी व्यक्ति अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए किसी के साथ भी छल कपट और दुराचरण करता था, वो हम सब ने देखा हुआ है महाभारत में। तो आगे हम बात करते हैं बच्चों पॉइंट नंबर 5 की, प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति। अब प्राकृत साहित्य में किस तरह से सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति हुई है साथियों, तो आगे हम देखेंगे इसको। पॉइंट नंबर 5, भट्ट जी ने ऐतिहासिक क्रम को स्पष्ट करते हुए बतलाया है साथियों कि महाभारत के बाद बौद्धों और जैनों के उदय से प्राकृत में साहित्य की रचना होने लगी, यानी प्राकृतिक भाषा में साहित्य की रचना होने लगी। ये दोनों संप्रदाय, कौन से संप्रदाय? बौद्ध और जैन। तो दोनों संप्रदाय
वेद और ब्राह्मणों के बड़े विरोधी थे। इसलिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर जनसाधारण ग्रामीण लोगों की भाषा का प्रयोग किया है। साथियों, देखा आपने कि ये दोनों ही बौद्ध और जैन जो भी थे, इन्होंने क्या किया, इन दोनों ही संप्रदायों ने वेद और ब्राह्मणों से बहुत ही नफरत करते थे, बहुत विरोधी थे इनके। तो इसलिए उन्होंने संस्कृत के स्थान पर, जबकि संस्कृत भाषा हम सब जानते हैं बहुत ही अच्छी भाषा है, बहुत ही संपन्न भाषा है, तो हमारे जितने भी मंत्रोच्चारण तरह तरह के मंत्र होते हैं वो सब संस्कृत भाषा में ही हैं बच्चों। तो उस संस्कृत भाषा के स्थान पर जनसाधारण जो आम बोलचाल की भाषा होती है, ग्रामीण लोगों की भाषा, उसका प्रयोग किया था। प्राकृत काल में जो साहित्य सर्जन हुआ उसमें एक नवीन दर्शन का विकास हुआ जो कि वैदिक धर्म और दर्शन से अत्यधिक भिन्न था। इस काल के साहित्य में बच्चों उपदेशात्मकता अधिक दिखाई देती है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय अशिक्षित वर्ग लोक व्यवहार नहीं जानता था, जो अनपढ़ लोग थे वो लोक व्यवहार को नहीं समझते थे बच्चों, और समाज में उनकी अत्यधिक उपेक्षा होती थी। साथ ही सामाजिक जीवन में अनेक रूढ़ियाँ आ गई थी और जन समूह विभिन्न वर्गों में बंट गया था। जैसे कि कर्मकांड आदि में धार्मिक कट्टरता तथा ढोंग का व्यवहार बढ़ने लगा था। साथियों, यह उस समय के समाज की सबसे गिरी हुई झांकी थी बच्चों। तो आप समझ गए होंगे प्राकृत साहित्य में सामाजिक जीवन की अभिव्यक्ति किस प्रकार हुई है, आपने समझ लिया होगा। अब हम चलते हैं साथियों आपके पॉइंट नंबर 6 पर। पुराण साहित्य में सामाजिकता। पुराण साहित्य में सामाजिकता किस प्रकार दिखाई गई है बच्चों, देखेंगे आगे इसमें भी। तो 6वें पॉइंट की हम बात करते हैं। जैसे कि भारतीय समाज में यद्यपि बौद्धों के उदय के बाद संस्कृत बोलचाल की भाषा नहीं थी, फिर भी साहित्य में उसके बहुविध प्रयोग होते रहे हैं। जैसे कि महाकवि कालिदास, भारवी, माघ आदि कवियों ने संस्कृत में अनेक उच्च कोटि के ग्रंथों की रचना की है। साथियों, तो ये जो महाकवि है ना, कालिदास, भारवी, माघ, ये सब संस्कृत के कवि हैं बच्चों। संस्कृत भाषा में बहुत निपुण हैं ये लोग। तो इन्होंने ही अनेक उच्च कोटि के जो ग्रंथों की रचना की है, तो उन सभी में क्या किया है, संस्कृत का ही प्रयोग किया है तथा सामाजिक जीवन की सुरुचि को सशक्त अभिव्यक्ति भी दी है। परंतु इसी काल में पुराणों और उपपुराणों की रचना से भारतीय सभ्यता का जो ह्रास हुआ, उससे आर्य सभ्यता एकदम ही समाप्त हो गई थी। साथियों, तो भट्ट जी के अनुसार हमारी वर्तमान सामाजिक दशा की जो दयनीय स्थिति है वह सब पुराणों की ही देन है, क्योंकि पुराणों में जैसा था लोग वैसा ही समझते थे। तो जो हमारे वर्तमान सामाजिक दशा, जो आज की स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है हमारे भारत की, तो वो सब क्या है, पुराणों की ही देन है, ऐसा हमारे भट्ट जी कहते हैं, हमारे लेखक। और आगे देखेंगे हम साथियों पॉइंट नंबर 7 की चर्चा करते हैं आपसे। पॉइंट नंबर 7 में आपको क्या पूछा गया है, हिंदी साहित्य में सामाजिक जीवन का विकास। अब वही साहित्य की बात आ गई जो हमने स्टार्टिंग किया था बच्चों। तो हिंदी साहित्य में जो है ना, हिंदी साहित्य के अंदर सामाजिक जीवन का विकास कैसे हुआ है देखेंगे आगे। तो भट्ट जी के अनुसार प्राकृत साहित्य के बाद, ये पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है, समय के अकॉर्डिंग इसमें पॉइंट भी दिए गए हैं साथियों। तो प्राकृत साहित्य के बाद हमारे देश में किसी भाषा में साहित्य रचना, हिंदी भाषा में साहित्य रचना होने लगी थी। कब? जब प्राकृत भाषा का समय समाप्त हो गया था उसके बाद। तो इनके भी 2 रूप हमारे सामने आए थे साथियों। कौन कौन सा?
एक पद्मावत और दूसरा पृथ्वीराज रासो, जिसके बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। आप बहुत अच्छे से अवगत होंगे इन चीज़ों से। पद्मावत की कथा सुनी होगी आपने, पृथ्वीराज रासो का भी सुना होगा। तो पद्मावत की कविता में तो वैचारिक गहनता और आध्यात्मिक चिंतन की प्रधानता होने से बच्चों कुछ उदात्त भाव देखने को मिलते हैं, परंतु रासो काव्य में, रासो काव्य यानी पृथ्वीराज रासो का, रासो काव्य में तो सब कुछ कल्पना पर आश्रित है। उसमें कल्पित चरित्रों की अभिव्यक्ति हुई है साथियों। रासो ग्रंथों में उल्लेखित घटनाएं प्रायः इतिहास से मेल नहीं खाती हैं बच्चों, वो सब कल्पनाओं पर आधारित हैं। कई राजाओं के परस्पर ऐसे युद्धों का वर्णन है जो समकालिक थे ही नहीं, उस समय वो राजा ही नहीं थे जिनके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो अतः रासो ग्रंथ की ऐतिहासिकता प्रायः संदिग्ध है बच्चों। उस समय अधिकतर राजा प्रायः अपनी प्रशंसा सुनने के लिए लालायत रहते थे और इस तरह उस समय सामाजिक जीवन में कोरा दिखावा और चापलूसी अधिक व्याप्त थी। इसके पश्चात साथियों क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ तथा अवधी, ब्रजभाषा, गुजराती, मराठी, बंगाली आदि ये सभी भाषाएं, इनमें साहित्य रचना होने लगी थी। कौन कौन सी? अवधी भाषा में पहले तो हिंदी से स्टार्टिंग हुआ, उसके बाद में अवधी, ब्रजभाषा, गुजराती, मराठी, बंगाली, इन सभी भाषाओं में साहित्य की रचना होने लगी थी साथियों। तो इन सब में समृद्ध साहित्य ब्रजभाषा में रचा गया है साथियों। तो आगे हम करते हैं बात निष्कर्ष की। निष्कर्ष तौर पर हम देखते हैं संक्षेप में, जैसे कहा जा सकता है कि साहित्य सामाजिक जीवन का दर्पण होता है, हम सभी जानते हैं। उसमें अपने काल के सामाजिक जीवन की छवि स्पष्ट दिखाई देती है। इससे यह सिद्ध होता है साथियों कि समाज में जिस समय जैसी परंपराएं, रीतियां, नीतियां और आचार व्यवहार प्रचलित रहते हैं, उनकी अभिव्यक्ति उस काल के साहित्य में स्वतः हो जाती है, करनी नहीं पड़ती बल्कि स्वतः हो जाती है। साथ ही साथियों सामाजिक जीवन को उस काल का साहित्य भी पूर्णतः प्रभावित करता है। इस तरह साहित्य समाज के सामूहिक जीवन को सहज रूप में अभिव्यक्त करता है साथियों। तो अब आप समझ गए होंगे कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास कैसे है, आपके समझ में आ गया होगा। आपका ये पहला क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास का पहला क्वेश्चन समाप्त होता है साथियों। यहीं पर इसका एंड होता है। आगे चलते हैं।